प्रमुख वायुमंडलीय परतें, डिफरेंट इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स। इनमें हमें पढ़ना है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल, इतनी पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह है और सबसे पहली लेयर इसमें हम देखते हैं इसे हम सबसे निचली परत, पहली परत क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत वायुमंडल की और सबसे डेंसर 90% एटमॉस्फेयर क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। 90% वायुमंडल यहाँ पर पाया जाता है। 80% एटमॉस्फेरिक मास, 80% लगभग वायुमंडलीय द्रव्यमान यहाँ पर अवस्थित, ठीक है। 99% जलवाष्प यहाँ पर अवस्थित है। पूरे जितनी भी परतें हैं वायुमंडल की, उनमें 99% द्रव्यमान इसी परत में उपस्थित है। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी मोटाई सब जगह समान नहीं है, ठीक है। ये से मान लो ध्रुव 90 डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री, चाहे इसे नॉर्दर्न कर लो, इसे 90 डिग्री सदर्न कर लो, इसे 0 डिग्री इक्वेटर कर लो। तो यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर ये लगभग 18 किलोमीटर तक और ध्रुवों के ऊपर 7 से 8 किलोमीटर तक पाई जाती है बस। यानी कि इसकी ऊंचाई सब जगह बराबर नहीं है, सब जगह समान नहीं है। इसे क्यों है, नहीं है, अभी इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये भी पूछा जाता है क्यों नहीं है। क्षोभ मंडल को, ट्रोपोस्फियर को परिवर्तन मंडल
क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेदर चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है मौसम समय समय पर, ठंडी गर्मी बरसात, है ना, बिजली चमकना, तड़ित झंझायानी, क्लाउडीनेस, रेनफॉल, थंडर लाइटनिंग, ये सब यहाँ पर घटनाएं घटित होती रहती हैं। ये सब चीजें यहाँ पर हो रही हैं, बारिश भी हो रही है। तो इस कारण से इसे क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। ये वही लेयर है जहाँ पर आप लोग बैठे हैं और सांस ले रहे हैं। ये वही लेयर है जिसमें आप अपने प्रदूषक तत्वों को भट्टियों से, घरों से निष्कासित करते हैं। ये वही लेयर है जहाँ पर पौधे उगते हैं, है ना, सबसे निचली परत पृथ्वी की वायुमंडल की। क्षोभ मंडल की जो मोटाई है, अब इसका कम और ज़्यादा होने का कारण देखा जाए क्या है। भारत के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर तक है। इसके प्रमुख कारण है कि पहली तो विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा है, सबसे ऊंचाई तक है, 18 किलोमीटर तक है। क्यों? उसका कारण है, पहला कारण कि विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या सर्वाधिक होती है। ऐसे है अर्थ जियाइड शेप में, ये 0 डिग्री है। विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा त्रिज्या है, तो सबसे ज्यादा त्रिज्या होने के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बहुत ज्यादा है। अब केंद्रीय बल बहुत ज्यादा है, और अब केंद्रीय बल क्या होता है? बाहर की ओर, ऊपर की ओर धक्का मारता है, ठीक है, उस इफेक्ट डालता है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन पैदा करता है, ठीक है, just opposite of the Coriolis force. Coriolis force tend to deflect any moving object in horizontally, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज एंड सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज करके घुमाता है। उसके बारे में बाद में देखेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस धक्का तेज पड़ा है ना, धक्का तेज पड़ा रेडियस ज्यादा होने के कारण, तो हवा ऊपर उठ गई, एक कारण ये। दूसरा कारण, रेडियस ज्यादा होने के कारण ग्रेविटी कमजोर है, गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर है। दूसरा कारण ये हुआ। तीसरा कारण कि यहाँ पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष भर पड़ने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है। ठंडी मौसम ही नहीं पाया जाता है, हमेशा गर्मी रहती है, नो विंटर। और अधिक गर्मी के कारण हवा ज्यादा एक्सपेंड करती है, ज्यादा ऊपर उठती है, एक्सपेंड करके एक्सट्रीम लो प्रेशर यहाँ पर प्रिवेल करता है परमानेंट, ठीक। तो ये 3 प्रमुख फैक्टर्स थे जिसके कारण यहाँ पर इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये सबसे कम क्यों है 90 डिग्रीज पर इसकी ऊंचाई। तो 90 डिग्री पर इसकी ऊंचाई सबसे कम होने का प्रमुख कारण है कि यहाँ पर बहुत अधिक ठंडी है, हवा कंप्रेस होती है, ठीक उसका उल्टा। रेडियस सबसे कम है तो धक्का कम लग रहा है। यहाँ पर जो
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अब केंद्रीय बल वो निग्लिजिबल है लगभग, कम अच्छा धक्का उस इफेक्ट देखने को मिल रहा है। दूसरा कारण ये। तीसरा कारण यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है, क्योंकि इसकी रेडियस कम है, तो पृथ्वी के सेंटर से ये बहुत ही कम दूरी पर है, तो खिंचाव पैदा करता है, ग्रेविटी खिंचाव पैदा करती है, खिंचाव से ये जो है वहां पर दबा रहता है। तो यहाँ तक किसी को अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछो, ये वाली बात अगर किसी को नहीं समझ में आई हो तो पूछ लीजिए। सर पहला कारण क्या बताया था सर? कहाँ पे? विषुवत रेखा वाला कि ध्रुवों वाला? ध्रुवों वाला। पहला कारण बताया था ठंडक। यस। परमाफ्रॉस्ट रीजन है, सूर्य की किरणें बहुत लंबी पड़ती हैं, है ना, इसलिए हमेशा वहां पर क्या होती है, ठंडी। जैसे यहाँ पर हमेशा गर्मी, वैसे वहां पर परमानेंट ठंडी, और इस कारण से हवा कंप्रेस हो जाती है, संकुचित हो जाती है, ये कारण। सर क्या बताए परमाफ्रॉस्ट? परमाफ्रॉस्ट रीजन मतलब कि हमेशा बर्फ से जमा रहे जो ऐसी जगह, उसे कहते हैं परमाफ्रॉस्ट रीजन। सर जहाँ पर तापमान -273 डिग्री सेल्सियस होता है। -273 डिग्री सेल्सियस यहाँ कहीं नहीं होता है। तो नाइट्रोजन का होता है सर? नहीं सर, वो परमाफ्रॉस्ट के लिए नाइट्रोजन कंडीशन जो बताई जाती है उसके लिए बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो 4 डिग्री के नीचे बर्फ जमने लगती है। परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है कि परमानेंट, हमेशा बर्फ में जमा रहे, ठीक है, हमेशा परमानेंट फ्रॉस्ट, हमेशा बर्फ जमी रहे, उसे कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। अंटार्कटिका में भी -90 के नीचे तापमान कभी नहीं जा पाता है। -273 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ही लिक्विड नाइट्रोजन ही है, उसी का होता है बस यहाँ धरती पर, केल्विन टेम्परेचर। ठीक है। भारी गैसें जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इत्यादि इसी परत में पाई जाती हैं। हाँ, और पूछो। कैल्शियम और केल्विन बराबर होता है ना सर? सॉरी, कैल्शियम नहीं, सेल्सियम, सेल्सियस। सेल्सियस केल्विन क्यों बराबर होगा? -273 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर वो केल्विन में होता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ सर। हाँ, -273 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन। अच्छा, वो 1 केल्विन होता है। तो मापन की इकाई है वो अलग है। ठीक है सर, मापन की इकाई, ठीक है सर, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। केल्विन मतलब कि तापमान की न्यूनतम टेम्परेचर की दशा से काउंटिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, और सेल्सियस सबसे ज्यादा यूज में है। यहाँ पर भारी गैसें हमने बताया सभी पाई जाती, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब यहीं पर पाई जाती हैं। ब्लैंकेटिंग इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, कंबल प्रभाव अभी उसकी चर्चा करेंगे, ये क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, ये भारी गैसें यहाँ पर क्रिएट करती हैं। तापमान यहाँ पर ऊंचाई के साथ घटता जाता है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड इन ट्रोपोस्फियर। कितना और किस रेट से? एक फिक्स रेट से घटता जाता है। तापमान में अवनमन एक निश्चित दर से होती है, ये होती है 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यानी 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस डाउन हो जाता है। ठीक है, और इसे कहते हैं ELR, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, मतलब पर्यावरणीय ताप अवनमन दर, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कहा जाता है। सर सोनू कश्यप जी एंट्री मांग रहे हैं। कहीं दिख नहीं रहे हैं?
मैसेज किया दिखे सर तो कम, उन्होंने। कहाँ दिखे तो कम से कम। दिख नहीं रहे सोनू जी, ठीक है। तो तापमान जो है बढ़ता है, मतलब सॉरी घटता है ऊंचाई के साथ में। क्यों घटता है? क्योंकि जो सूर्य की किरणें आती हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी शॉर्ट वेव होती है, उच्च आवृत्ति की लघु तरंगे होती हैं। लेकिन जो टकरा करके नीचे से लौटती हैं वो लो फ्रीक्वेंसी लॉन्ग वेव होती हैं। तो हीटिंग का काम करती है लो फ्रीक्वेंसी लॉन्ग वेव, और आयनाइजेशन का काम करती है, मतलब वो जिस मॉलिक्यूल पर पड़ेगी उनको तोड़ देगी, विखंडन कर देगी। जैसे H2 है तो H प्लस प्लस OH माइनस, है ना, ऐसे तोड़ देगी, विखंडन का काम कर देती है। लेकिन ये वाइब्रेशन का काम करती है, नीचे से जाने वाली जो होती है लो फ्रीक्वेंसी लॉन्ग वेव, है ना, वो जो है जो लौटती है वो वापस जाती है। ये क्या होती है? वाइब्रेशन का काम करती है, और ये वाइब्रेशन में वाइब्रेशनल हीट, ये अपनी हीट ट्रांसफर करती जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये अपनी जो ऊष्मा है उसे ट्रांसफर करती जाती है। इससे वो उत्तरोत्तर गर्म होता चला जाता है। ठीक है, गर्म या ठंडा सर? हाँ ठंडा होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी ये अपनी हीट को क्या करता जाएगा? खोता जाएगा, खर्चा होती जाएगी। तो इसी कारण से नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो ठंडक लगती है, पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ पड़ी दिखाई देती है, ठंडक लगती है, ठंडी हवाएं चलती है। और इसका रेट हमने बता दिया, ये डायरेक्ट वही पेपर में पूछा गया है कि इन्वायरमेंटल लैब रेट क्या। ठीक, तो यहाँ पर कोई डाउट? अब हम लोग आते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, मेथेन, ये सब जो ब्लैंकेटिंग इफेक्ट डाल रही है, कौन सा प्रभाव होता है? ब्लैंकेटिंग इफेक्ट क्या होता है? कंबल प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहा जाता है? ग्रीन हाउस is a kind of artificial ecosystem which used to cultivate the tropical vegetations in the cooler regions like higher latitude or higher altitude. ऐसे होता है। कांच का घर, होता है कांच का घर। ठंडे क्षेत्रों में जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है वहां पर इसको लगाते हैं। सूर्य की किरणें आपतित होती हैं, कम मात्रा में ही सही, एंट्री मारती हैं, नीचे जाती हैं, नीचे से टकरा करके वापस लौटती हैं। तो इसके अंदर वाली साइड में रिफ्लेक्टिव पेंट की कोटिंग की गई होती है, परावर्तक प्रकाश की लेपनी की गई होती है, और ये वहां से परावर्तित हो कर दिया जाता है। यानी इनकमिंग लो है लेकिन आउटगोइंग उससे भी ज्यादा लो है। तो यहाँ पर क्या हो गया? इट इज द हीट ट्रैपिंग मैकेनिज्म। ठीक है, ऊष्मा को यहाँ पर बंद कर लिया गया है। धीरे धीरे इसके अंदर का तापमान ऐसा बढ़ जाता है कि यहाँ पर उन वनस्पतियों को, उन औषधियों को, उन फल और सब्जियों को उगाया जा सकता है जो केवल गर्म क्षेत्र में, ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन में ही उग सकती हैं। ठीक है, तो इसका
उच्च अक्षांशों पर और अधिक ऊंचाई के क्षेत्रों में बृहद योगदान देखने को मिलता है। इसके प्रयोग से ब्रिटेन और कनाडा भी आम खा सकते हैं, है ना। ब्रिटेन, कनाडा से साइबेरिया भी आम खा सकता है। ठीक, तो ये लाभ जो है देखने को मिला इससे। ऐसा प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे वायुमंडल में देखने को मिलता है, वो क्या है उसको समझ लिया है, वो हानिकारक है। शॉर्ट वेव एटमॉस्फेयर को गर्म इसलिए नहीं करती है क्योंकि आयनाइजेशन करती है, वो भी गर्म करती है लेकिन हाइपर, वो जलन पैदा करती है। ठीक है, वो हीट नहीं महसूस होगी, वो जलन पैदा करती है, झुलसा देगी, सेल्स को खत्म कर देगी, क्योंकि वो आयनाइजेशन करती है, आयनन तोड़ने का काम करती है। ठीक है, वो तोड़ने का काम करती है। क्लियर। हाथ की हड्डी तोड़ दी जाए तब जो है गर्मी महसूस होगी, या हाथ पर बार बार रगड़ा जाए तब। सोनू दिख कहाँ रहा है, कौन सी दुनिया में चला गया, कहाँ यहाँ पर दिखाई दे रहा है भाई, कहाँ पर एंट्री मांग रहा है, यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। सर वो मेरे यहाँ मैसेज कर रहे थे इसीलिए। कोई तो दूसरे यहाँ लिंक पहले पे तो नहीं एंट्री है? तुम्हारे, कोई दूसरे लिंक पे तो नहीं चलेगा? देखो क्या है इनका, यदि तुम्हारा यहाँ दिखाई दर्शन नहीं हो रहा है, कहीं जैसे दिखोगे वैसे एंट्री तुमको दे दी जाएगी। तो यहाँ पर कैसा प्रभाव देखने को मिलता है, यहाँ पर जो ये गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये सब गैसेस जो उपस्थित हैं वायुमंडल में, ये क्या करती हैं कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को, और सुबोध जी को बोलो म्यूट कर लेंगे प्लीज। म्यूट कर लीजिए सुबोध भाई। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को आने तो देते हैं, चलिए आओ, लेकिन जब ये वापस लौट करके जाने लगती है तो इसके एक भाग को ट्रैप कर लेती है, लगभग 6 यूनिट होता है, उसको वापस लौटा देती है या एब्जॉर्ब कर लेती है। ये लगभग 6 यूनिट होता है, इससे ज्यादा अगर होने लगेगा तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ठीक है, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव, जो कि संयत मात्रा जो कल हम लोगों ने देखा था जितना होनी चाहिए गैसेस की उतना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की, तो वो प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव अनिवार्य है, आवश्यक है, क्योंकि ये नहीं तो अगर ये नहीं होगा तो ठंडी में बहुत ठंडक और गर्मी में बहुत गर्मी पड़ेगी, रात में बहुत ठंडी पड़ेगी। ये चीज को नियंत्रित करता है, ये हीट बजट को मेंटेन करके रखती है कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से। इसके बारे में हम लोग देख लिए थे पिछली क्लास में कि किस प्रकार से जब ग्रीन हाउस गैसेस खत्म हो गई थी तो यूरोनियन आइस एज की घटना घटित हुई थी, पूरी पृथ्वी बर्फ के गोले में तब्दील हो गई। ऊपर से आने वाली विकिरण को आने तो दिया इन्होंने, इन गैसों ने, लेकिन नीचे से जाने वाले को जाने नहीं दिया, इनके कुछ भाग को इसने वापस ट्रैप कर लिया, रोक लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, इससे वायुमंडल गर्म रहा। तो यही है ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन अगर ये ज्यादा अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसें जिनका नाम अभी हमने लिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इन गैसेस का उत्सर्जन ज्यादा मात्रा में करेंगे तो क्या होगा कि इनका हीट ट्रैपिंग यूनिट बढ़ता चला जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा, और इसी के साथ साथ वो तापमान की ग्राह्यता को भी बढ़ाते जाएंगे, उनका हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ता जाएगा,
और फिर टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा और इससे क्या होगा, बहुत दिक्कतें होंगी, बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, है ना, जो अधिक तापमान में जीवित नहीं रह सकती हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रजातियों के अतिरिक्त तेज चक्रवात आएंगे। ठीक, साइक्लोन की गति बढ़ जाएगी, तूफान की गति बढ़ जाएगी, क्योंकि लो प्रेशर अब पहले से ज्यादा लो होगा। क्या क्या हो सकता है, ये भी पेपर में ऑप्शन में प्री में पूछा गया था। तेज चक्रवात आएंगे, तूफान तेज आएंगे, पहले से अधिक डिजास्टर। नदियों में बाढ़ बहुत आएगी, क्योंकि हिमानी पिघलने लगेगी। अभी से नहीं है। क्या हो जाएगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर एक्सेलरेटेड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड फ्लडिंग अकर्स इन द नियर बाई एरिया ऑफ द रिवर फ्लो, ड्रेनेज ऑफ द रिवर्स बेसिन। तो बाढ़ आपदाएं आएंगी। अंततोगत्वा पानी कहाँ जाता है, समंदर में जाता है। तो यानी समंदर में जल स्तर भी ऊंचा उठेगा और इससे तटवर्ती क्षेत्र डूब जाएंगे, स्थल खंड की कमी होती चली जाएगी। जैसे 2014 में 2 आइलैंड डूब गए अमेरिका के, तवालू और कार्टेट नाम के 2 आइलैंड डूब गए, पूरा पूरा जल मग्न हो गए। ठीक है, अपने भारत का भी तो ये हो गया चीज, सर। भारत का कौन सा, सर जो बांग्लादेश के साथ जिसपे डिस्प्यूट है, भोला, न्यू वो न्यू मूर आउट, चक्रवात से डूबा। हाँ न्यू भोला, मूर आइलैंड। हाँ भोला चक्रवात आया था वो, न्यू जी सर। मूरे, यस सर। हाँ, न्यू मूरे द्वीप। तो भारत का नहीं रहा, हम लोग केस हार गए 2018 में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस काफी लंबा चला था। न्यू मूरे आइलैंड भले जलासन्न हो चुका है, सबमर्ज हो चुका है, लेकिन वहां पर सेल गैस का भंडार बड़े पैमाने पर है। ठीक है, और सेल गैस के भंडार के कारण दोनों देशों के बीच आपसी मनमुटाव इसको लेकर के बना हुआ था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अनक्लास के नियम के तहत, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, समुद्री अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून संहिता है, के तहत उठा करके न्यूमूरे एवं अन्य 18 द्वीपों को, छोटे छोटे, बांग्लादेश को दे दिया, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही नुकसानदायक मसौदा रहा। तब विदेश नीति नहीं दिखाई दी मोदी की। हमारा और भी थे क्या सर? और क्या, छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड चले गए, उसी से लगे हुए न्यूमोरिक ग्रुप के ही। ऐसे ही चक्रवात से सर इंदिरा पॉइंट डूब गया था निकोबार आइलैंड में। सुनामी से, जी सर, सुनामी से। वो सुनामी से डूबा था। ठीक है, इंदिरा पॉइंट धक्का खा के 3 फुट पीछे खिसक गया था इंदिरा पीछे ही पॉइंट। खिसक गया क्या? पीछे खिसक गया धक्के से 3 फुट। तो ये था भाई क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। यहाँ तक अगर कोई बात, किसी को हल्की सी भी ऐसी कोई बात हो जो नहीं समझ में आई हो तो फिर से पूछ लीजिए, नहीं तो यहाँ पर ट्रोपोस्फियर खत्म। सर ये गैसेस अर्थ का एवरेज टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखती है सर? 15 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए। ठीक, 15 डिग्री सेल्सियस तक इनको रखना चाहिए तापमान, जो ग्लोबल एवरेज मीन टेम्परेचर कहलाता है। ठीक, अब आकर के देखते हैं इसके ऊपर की कहानी। मिश्रा जी की जुबानी।
आज बड़े कम बच्चे हैं क्या? उसको एंट्री देखो मिली कि नहीं, पता नहीं कहाँ टिक मारे पड़ा है। देखो पूजा मिश्रा के उस पर तो नहीं, लिंक पे क्लिक कर रहे हैं। सर जो लिंक ऊपर वाला तो शेयर किए थे। दूसरी लेयर, ठीक, जिसे हम कहेंगे आ गया, देखो अब आया। कहाँ भटक गए थे भाई सोनू जी, कौन से लिंक पर चले गए थे? स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। सेकंड लेयर है। समताप मंडल को क्षोभ मंडल से एक बहुत ही बारीक लाइन सेपरेट करती है, जहां से क्षोभ मंडल खत्म होता है और समताप मंडल प्रारंभ होता है। Stratosphere means stratified belts of the temperature. Stratified belts of the temperature, and each belt have similar temperature range. Equal temperature range. तापमान की पेटी पाई जाती है भिन्न भिन्न इसमें। अच्छा ये क्या है जो पतली सी हमने बनाया, इसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। द लेयर, ए नैरो लेयर which separate stratosphere to the troposphere known as tropopause. हिंदी में क्षोभ सीमा कहा जाता है, ट्रोपोपॉज या क्षोभ सीमा कहा जाता है। इसके ऊपर है जिसके बारे में समताप मंडल की बात कर रहे थे कि स्ट्रेटिफाइड लेयर है। तापमान की अलग अलग बेल्ट है जिसमें तापमान स्थिर रहता है, तापमान तेजी से घटता बढ़ता नहीं है। यहाँ पर वर्टिकल करंट्स नहीं चलती हैं, मतलब ऊर्ध्वाधर हवाएं नहीं चलती हैं। जैसे हेडली, फेरल, इनकी सबकी हवा एक जगह से ऐसे उठती है, गोल घूमती है, फिर स्विंग करती है, ऐसा चक्कर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बादल नहीं गरजते हैं, बिजली नहीं चमकती है, और यहाँ वर्षा नहीं पाई जाती है। वर्षा जो है हमारी कोचिंग में है, कोई दो ठो, एक नहीं दो, बहुत नम मौसम है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा कोई दशा नहीं पाई जाती, तो इसलिए यहाँ पर जेट प्लेन उड़ाने की उत्तम दशाएं हैं। फेवरेबल प्लेस टू फ्लाई जेट प्लेन्स। बादल नहीं तो इसका मतलब क्या फायदा होता है, इससे दिखाई दिया गाड़ी, मतलब जहाज जा रही है, थोड़ी देर दिखना बंद हो जाए, तब तक दूसरी गाड़ी आकर टकरा जाए, इसके लिए
या कुछ और बात है? बादल वगैरह नहीं है तो ये साइक्लोन नहीं आते हैं, नीचे चक्रवात आते हैं। चक्रवातों में न जाने कितने प्लेन फंस करके गायब हो चुके हैं अब तक, है ना। कौन सा हम लोग डिस्कस किए थे कि बताया था हमने आपको घटना कि एक जहाज था, वो उड़ान भरा, शायद ब्राजील के लिए उड़ान भरा था, जी सर, और इटली से ब्राजील। वो जो है कहीं जेट जो है बरमुडा सैंटियागो, के, हाँ, कौन सा था? जेट जेट सैंटियागो 1514 जेट 1954 में। सैंटियागो 1954 में, है ना। ये गायब हो गया, लोगों को लेके पैसेंजर, पता नहीं चला कहाँ गया। और ये 32 साल बाद जहां इसको उतरना था वहां पर लैंड किया एकदम बढ़िया तरीके से। और जब उसको खोला गया तो वहां पर उसमें सब जो इतने लोग बैठे हुए थे सैंटियागो प्लेन के अंदर, वो सब के सब कंकाल बने हुए थे। तो इतना दिन ये कहाँ था, है ना। एक रहस्य की बात है, ये मिस्ट्री है, इसको कोई सुलझा नहीं पाया है अभी तक कि ये कैसे था, कहाँ था भाई इतना दिन। और उसके बाद सेफली लैंड हो गया। 35 साल तक उड़ान भर रहा था, तो 32 साल तक तो फ्यूल क्यों नहीं खर्चा हुआ इसका, तेल नहीं खर्चा हुआ इसका। इसका मतलब किसी और टाइम जोन में, मतलब कि किसी अन्य आयाम में इसका एंट्री हो चुकी होगी। ऐसे ही बहुत सारी प्लेन्स क्रैश हुई हैं, गायब हुई हैं, है ना। उनकी ब्लैक बॉक्स के थ्रू उनको खोजा जाता है। कभी इंडियन एयरफोर्स का भी तो हो गया था सर, इसमें बंगाल की खाड़ी में, चेन्नई से अंडमान जा रहा था जो। हाँ हाँ हाँ। तो मौसम, खराब मौसम एक व्यवधान पैदा करता है, और यहाँ पर खराब मौसम होने की कोई वो नहीं, सिस्टम नहीं, क्योंकि जो जहाज उड़ते हैं वो रेडियो सिग्नल से उड़ते हैं। जो अल्टीमीटर वगैरह इसमें लगा रहता है, रडार, अल्टीमीटर, ये सब रेडियो सिग्नल बेस्ड होते हैं, उनसे काम करते हैं, और इसी से वो नीचे एटीसी से कम्युनिकेट करते हैं। और दूसरी जो दूर कहीं जहाज आ रही होती है, ऑटोमेटिक उसकी डिस्टेंस, उसकी स्पीड, उसका अल्टीट्यूड, अपना अल्टीट्यूड एनालाइज कर लेते हैं। आकाश तकाश नाम के 2 सिस्टम लगे होते हैं जो अपने आप जहाज़ों को रेडियो सिग्नल से कैच करके एक जहाज को ऑटोमेटिक लेफ्ट ट्रांसफर कर देंगे, दूसरे को उसके लेफ्ट ट्रांसफर कर देंगे। तो 2 जहाजें आपस में आ रही हैं, तो मान लो पायलट ऑटो पायलट पर भी है, तो वो अपने आप ऐसे घूम जाएंगी आकाश तकाश के कारण। हम बचपन में जब ऊपर ऐसे देखते रहते थे तो हमेशा बड़े उसके साथ देखते थे। जब 2 जहाजें एक उधर से आ रही होती थी, एक उधर से आ रही होती, तो मैं देखता था कि अभी देखो देखो देखो, लड़ी 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 लड़ी, लेकिन नहीं लड़ी, वो बगल बगल से निकल जाती थी। तो हम सोचते थे कि कैसे नहीं लड़ रही, है ना। आकाश तकाश ट्रांसपोंडर लगे होते हैं जहाजों के दोनों तरफ, ऐसे निकले होते हैं कान टाइप बड़े विंग्स, वो उसको मोड़ देते हैं अपने आप। तो ये सब सिस्टम काम करना बंद कर देता है। हाँ, जिसे कहते हैं टकास, ठीक है, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, अवॉइडिंग नहीं, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, टकास। भिड़ंत नहीं होगी इनसे। तो अगर यहाँ पर उड़ेंगे तो इनको खराब मौसम नहीं मिलेगा। खराब मौसम जैसे बारिश होती है तो आप लोग के मोबाइल में क्या दिक्कत होती है, बात करते हैं तो बात, हाँ, अच्छे से नेटवर्क नहीं आता। जो टीवी चल रही होती है तो उसमें भी क्या कहते हैं व्यवधान देखने को मिलता है। टीवी में वो कहता है कि रेडियो सिग्नल डाउन हो गया, बाहर जाके चेक करो क्या बारिश तो नहीं हो रही,
हम्म या फिर अपनी केबल चेक करो, निकाल करके हिला डुला करके उसको चेक करो। तो यहाँ पर इसलिए जेट विमान उड़ते हैं और यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है, इस कारण से ओजोन को भी बहुत अधिक क्षतिग्रस्त करते हैं। यहाँ पर तापमान पहले एक लेवल तक नीचे गिरता है, फिर एक समान बना रहता है, फिर 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई में तापमान अचानक से बढ़ जाता है और फिर उसके बाद अचानक से काफी नीचे घट जाता है। ठीक है, तापमान घटता बढ़ता रहता है, अलग अलग बैंड पाई जाती है टेम्परेचर की। 20 से 30 किलोमीटर के बीच में ऊंचाई बढ़ने का कारण है कि यहाँ पर ऑक्सीजन ओजोन बड़े पैमाने पर पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर ओजोन 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर सघन पाई जाती है, डेंसर। और ये क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करती है यहाँ पर। तो इस कारण से यहाँ 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई में हीट काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ओजोन परत के बारे में कल हम बता चुके हैं, इसलिए बार बार उसके बारे में बता करके समय नहीं बर्बाद करेंगे। इसी को लेकिन पूछना हो तो पूछ सकते हो। So far because the dominance of some top stratosphere is constituted of the ozone basically. So far this layer also known as the ozonosphere, ओजोन मंडल के नाम से ये जानी जाती है। इसका मुख्य संघटक गैस समताप मंडल की प्रमुख तौर पर पाई जाने वाली कौन सी है, ओजोन। यहाँ पर ऊर्ध्वाधर हवाएं नहीं चलती हैं, लेकिन यहाँ पर इस कारण से अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, मेथेन इत्यादि गैसें अगर यहाँ पर उपस्थित हो जाती हैं तो बहुत जल्दी ये क्रॉस नहीं कर पाती संताप मंडल, क्योंकि हवा ऊपर की ओर बह नहीं रही है, तो ये यहीं तैरती रहती हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह, और ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती रहती हैं, इन्हें क्षतिग्रस्त करती रहती हैं, जिससे कि ओजोन डिप्लेशन होता है, ओजोन क्षरण होता है। समताप मंडल की कुल ऊंचाई 50 किलोमीटर है। तो इसकी मोटाई सर्वाधिक ध्रुवों के ऊपर है और विषुवत रेखा पर सबसे कम है ना? जी सर। विषुवत रेखा पर इसको दिखाई भी दे रहा होगा, इसकी मोटाई सबसे कम है और पोल्स पर इसकी जो मोटाई है, हाइट है, वो सबसे ज्यादा है। क्लियर? अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, हाँ सर मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में भी टेम्परेचर स्टेबल नहीं रहता? नहीं, बैंड पाई जाती है टेम्परेचर की अलग अलग, स्ट्रेटिफाइड लेयर, मतलब जैसे 20 से 30 किलोमीटर तक एक तापमान है ना, 30 से 40 किलोमीटर तक दूसरा तापमान, लेकिन एक बराबर उतनी दूरी तक ऐसे पाया जाता है। 20 से 30 किलोमीटर के बीच काफी तेजी से बढ़ता है बस, बाकी सब जगह लगभग एक समान तापमान की बैंड पाई जाती है। सर ये थंडर लाइटनिंग की जो घटना होती है वो किस मंडल में होता है? यहाँ नहीं होगी, यहाँ कहाँ से होगी, यहाँ बादल है ही नहीं, यहाँ कैसे हो जाएगी? 12 किलोमीटर तक बादल पाए जाते हैं। तो
ये सर क्षोभ मंडल में होती है ना? ये सब क्षोभ मंडल में होगा। और सर तो आप बताए थे कि ये ओजोन का जो क्षरण हो रहा है वो मतलब थंडर लाइटनिंग और यूवी के द्वारा उसका मतलब मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टूटते हैं और जुड़ते रहते हैं। हाँ सर, तो ये थंडर लाइटनिंग तो सर यहाँ अल्ट्रावायलेट होता है तो रेडिएशन और पोलर वर्टेक्स के कारण जब थंडर लाइटनिंग होती है वो ध्रुवों के क्षेत्र में होती है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ओजोन परत बादलों से प्रभावित होगी। ये बादल आगे बढ़कर के यहाँ एंट्री मार जाएंगे, क्योंकि वहां पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम है ध्रुवीय क्षेत्रों में, इसीलिए तो ओजोन होल ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जिन्हें कहते हैं स्ट्रेटोस्फियरिक क्लाउड, है ना, समताप मंडली में। ध्रुवीय क्षेत्र में देखो पीली पट्टी में पहुंच गया है बादल, बादल अपनी ऊंचाई पर ही उड़ रहा है, लेकिन गलती है पोल की कि वहां पर उस क्षोभ मंडल की मोटाई ज्यादा नहीं है। ओजोन परत पाई जाना शुरू हो जाती है लगभग 15 किलोमीटर से ही, और 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। ओजोन की थिकनेस को डाप्सन यूनिट में मेजर करते हैं, और जब 220 डाप्सन से थिकनेस कम हो जाती है तो उसे कहते हैं कि ओजोन होल हो जाना, उसे कहते हैं कि ओजोन होल हो गया। और मेरी आत्मा कह रही है कि आज की क्लास से पेपर में यूपी पीसीएस जो पर 2 दिन बाद पेपर होने वाला है, 2 क्वेश्चन आए, 1 नहीं 2। देख लो भाई यूपी पीसीएस वाली, यूपी पीसीएस वाले 2 बार देख ले इस क्लास को। आनी ही है 2 क्वेश्चन, है ना। कहाँ से रोकेगा बेचारा, क्या करेगा यूपी पीसीएस। तो अभी यहाँ पर एक और बात आती है भाई। अच्छा, यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग वाली बात हमने बताया था, है ना, उसके लिए प्रोटोकॉल हुआ था ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, जिसे कहते हैं 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है, रियो 5 का सम्मेलन था क्योटो प्रोटोकॉल। और ओजोन परत की संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1989 ना 87 में हुआ था, 89 में फोर्थ हुआ था। 87 में हुआ था सर। हाँ 16 सितंबर, ठीक है, जिसे ओजोन दिवस के नाम से जाना जाता है, ओजोन डे। मॉन्ट्रियल में आयोजित हुआ था, तो इसलिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मनाया गया। सर का बर्थडे भी हुआ था। हाँ, हमारा बर्थडे भी हुआ था। सीएफसी को भी बैंड किया गया था इसमें सर। इसमें तो 2 टारगेट रखे गए थे सर, सीएफसी को एचएफसी से रिप्लेस करना और 2050-70 तक 90-80 के लेवल तक ओजोन लेयर को लेकर आना। ये 2 टारगेट इसमें रखे गए थे। आगे ये सब इन्वायरमेंट में जो पढ़ाया जाएगा तो आप लोग पढ़ोगे, ये सब उसकी बातें हैं। हालांकि मैं पीछे करंट अफेयर वाली क्लासेस में ये सब पढ़ा भी चुका हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये हो गया भाई आपका समताप मंडल। यहाँ पर हम बता दें कि O3 O2 से भारी है तो तैरती क्यों रहती है, O2 नीचे पाई जाती, O3 ऊपर, ये कैसे? ये भी एक सोचने वाली बात है। O3 होती है ऐसे, और वहां पर ऑक्सीजन भी होती है। अल्ट्रावायलेट रेड गिरती हैं, तोड़ती हैं इसको, और ये इसको दूसरी अल्ट्रावायलेट आकर के जोड़ देती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वॉलीबॉल बन गया होता है। कभी ये बनेगी O3, तो कभी ये टूटेगी जाकर के इससे जुड़ेगा, कभी इससे यहाँ टूटेगा इससे जुड़ेगा, तो लगातार चलता रहता है। O3 O2 O2 O3 में बनता रहता है ना। तो इस कारण से
धक्का और खिंचाव के कारण नीचे नहीं गिरता। जैसे कि ये पेन है ना, इसको हम ऐसे 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 कर रहे हैं, ये तो बीच में क्या हुआ, नीचे क्यों नहीं चला गया? सेम वही बात है। ठंडियों में जब सूर्य की किरणें, जब अल्ट्रावायलेट पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती है, तो ठंडियों में ये O3 नीचे भी आ जाती है। ट्रोपोस्फियर में, लोअर ट्रोपोस्फियर में एंट्री मार जाती है, और फिर जब धूप चटकती है 10 बजे करीब, 9 बजे 10 बजे करीब, तब ये हानिकारक कोहरा बनाती पैन। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का हाइड्रोकार्बन, इनसे रिएक्ट करके एक बहुत ही विषैला कोहरा बनाती है, जिस पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट धूम्र कोहरा, जिसे पैन कहा जाता है। दिल्ली में बहुत मौतें इससे हुई है ना, और यूपी में सबसे ज्यादा, एक मतलब कि एक साल में इसके कारण मौतें हुई, क्योंकि यूपी में वैसे ही सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो जो कुछ भी होगा यूपी नंबर 1 पर है। रेप में यूपी विगत 5 वर्षों से टॉप पर है ना। महिलाओं के साथ अत्याचार में यूपी टॉप पर है। और क्या कहते हैं उसे, काउंटर में टॉप पर है। हाँ, नेतागिरी में टॉप पर है ना यूपी। हमारी यूपी के जो युवा हैं, ये सब जो है पान खाए गमछा लगाए, नेतागिरी के चस्का इनके लगा रहता है। पढ़ाई लिखाई इनको करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इनको मूल रस पता आ गया है कि जो पढ़ाई लिखाई करके जो आएंगे वो हमारे नीचे ही आएंगे, जबकि ये इस नेतागिरी चक्कर में नेताओं का झंडा और बिल्ला ढोते ढोते इनकी जिंदगी पार हो जाती है। बहुत बिरले ही होते हैं जो आगे जाकर के अच्छा नेता बन पाते हैं। हाँ, जिसको देखो वही युवा नेता बोर्ड लगाए गाड़ियों में, किसी पार्टी का बिल्ला चिपका लेंगे, वहां लिख देंगे। पता नहीं कौन कौन से नए नए पद बना लेते हैं जो कि संविधान में भी नहीं है, अपने मने से। ठीक है, सभी के सभी कोई जिला अध्यक्ष, कोई तहसील अध्यक्ष बने फिरते हैं सभी, तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, नगर बने अध्यक्ष, घूम रहे हैं, सोशल गांव मीडिया अध्यक्ष। पे बहुत एक्टिव रहते हैं। हाँ, और सब इनको 4 लोग इनके चेला बन जाते हैं, जिनको ये मसाला सिगरेट पिलाते रहते हैं, दारू वारू बीच में, तो उनको नेताजी कह देते हैं। इससे ये खुश हो जाते हैं, है ना। और जो अपने बाप, अपना कमाने की औकात होती नहीं, तो अपने बाप का जो पैसा होता है वो इसी में निछावर किए जाते रहते हैं नेताजी। बाद में घूम घुमा करके फिर ये ठेकेदारी पे उतर आते हैं, या फिर अंत में कोई दुकान खोल के बैठ जाते हैं। ठीक, छोटा मोटा किराना का स्टोर, ऐसे कुछ टाइप का। नेता चाय की दुकान। हाँ, जो है चाय की दुकान जो है खोल, कुछ ना कुछ। फिर बोलते हैं सर मेरे को तो किंग मेकर बनना है। क्या बोलते हैं? किंग मेकर। फिर सर बोलते हैं हमको नेता या किंग नहीं बनना है, हमको किंग मेकर बनना है। हाँ, नहीं, ये कहते हैं बहुत दिन हो गई नेतागिरी, अब तो हम बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे और नेताओं को पैसा देंगे, ये बोलते हैं। और नेताओं की फंडिंग शुरू हो जाती है। जैसे सब जगह का हवा में कुछ है, तो हमारी यूपी की हवा में भी यही है। बिहार की हवा में वहां से IAS PCS बनते हैं सबसे ज्यादा, है ना। हरियाणा वाले ये सब जाते हैं वहाँ किक बॉक्सिंग ओलंपिक में, कुश्ती, कबड्डी। यहाँ की महिलाएं भी बड़ी खतरनाक होती हैं। सोनिया है कि नहीं है? आज तो हैं।
है सर। नॉर्थ ईस्ट वाले क्यों सोनिया फुटबॉल जी? सर। जी सर। कर रही होती नहीं वहां की महिलाएं जो होती हैं, अगर कोई बकवास किया लाठी उठा के सीधे पीटती हैं, बात बाद में करती हैं। पहले पीट देती हैं, लतिया देती हैं, फिर उसके बाद गरियाना शुरू करती हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है सर, हर तरह की औरतें मिलेंगी सर हरियाणा में भी। अच्छा, सीधे भी होती हैं? जी। पता नहीं, हमने कुछ सुना है इस हरियाणा के बारे में कि हरियाणा की कोई छोरी सीधी नहीं होती। हाँ सर, मेजोरिटी में ज्यादातर टेढ़े लोग हैं। हाँ, मेजोरिटी में टेढ़े लोग हैं ना, जी। अक्खरी एकदम। हाँ, तो ये सब जो है ओलंपिक में जाते हैं, किक बॉक्सिंग, कबड्डी, खो और इन सब में पार्टिसिपेट करते हैं, जीतते हैं। नॉर्थ ईस्ट वाले फुटबॉल खेलते हैं सर। हाँ, कानपुर वाले लोग ये सब इंजीनियरिंग, डॉक्टरी की लाइन में चले जाते हैं। ठीक है, बंगलुरु वगैरह है ये सब, वहाँ पर सब आईटी सेक्टर में चले जाते हैं, बीसीए एमसीए कर डालते हैं। इलाहाबाद साइड के सभी टीचर बन जाते हैं, फिर कोचिंग खोल लेते हैं। इलाहाबाद वाले, हाँ, वो सब यूपी वाले नेता ही बनते हैं। इलाहाबाद में भी नेतागिरी ही होती है। हमारे यहाँ इलाहाबाद सर में फौज में भर्ती होते हैं। नेतागिरी ही होती है। कहाँ पे आपका, कौन सा गाँव पे? भिंड, अच्छा। मुरैना, ग्वालियर सर। ग्वालियर, हाँ, ग्वालियर फौजियों का घराना है। ग्वालियर को अच्छे से फौजियों पता का होगा सप्लायर सर। है ना? तीनों डिस्ट्रिक्ट के सर, अगर एमपी से 100 बच्चे लगे हैं टोटल, तो 100 में से 95 96 बच्चे इन 3 डिस्ट्रिक्ट से ही होते हैं सर। वो सब इकट्ठे मेहनत भी कर रहे होते हैं ना इस क्षेत्र में, इस काम में। अगला है, अच्छा, बिहार के लोगों को बहुत जल्दी तैयारी भी पता नहीं कैसे समझ में आने लगती है ना? अच्छा, इसमें कौन कौन हमारे बिहार का है, यहाँ है कोई? हाँ मैं सर। हाँ, मिहिर को देखो, ये खुद तेज है ना? गानू अनुभव जी। भाई कहाँ के हो? चंडीगढ़ का हूँ, पर मैं बैंगलोर में जॉब करता अच्छा, चंडीगढ़ इंजीनियर हो, देखो, है ना? हूँ। जी सर। सर हाँ, सर हमारे वहाँ साइड भी ये प्रभाव, बोला जाता है कि जो देखो टॉप करती है हर टेस्ट में, बिहारी है। हम्म हम्म सर हमारे साइड ये बोला जाता है ना कि जो यूपीएससी दिया नहीं वो अपने बाप का भी सगा नहीं। वाह। हाँ, कसम धरा दी जाती है बच्चे पैदा होते ही, है ना, ये तो आईएएस बनेगा। अगर तू आईएएस पीछे नहीं बना, तू अपने बाप की औलाद नहीं। ऐसी ऐसी घोर कस्में रखी जाती वहां, तो आदमी क्या करे? नहीं सर, उधर बचपन से बताया भी जाता है सर। अब हमारे यहाँ सर, हाँ, मैं लग गया कहे जब फौज में। अपने यहाँ कहते हैं डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन माहौल का जाना, फर्क ऐसे पड़ता है ना सोचते सर। हैं। हमारे हाँ, साइड तो 10th 12th कर लेते तब जानते हैं यूपीएससी होता भी क्या है। सर हमारी मैंने साइड सर, तो ये रहता है सर, जैसे 10th 12th किया, बोला तुम रनिंग कर दो बस, बाकी सब हम देख लेंगे, फौज में घुस जाओ कैसे भी। मैं सर नेवी में आने के बाद पता चला यूपीएससी कुछ होती है सर। अच्छा सोचो, और बिहार में बच्चे बच्चे को पता होता है का बनोगे, डीएम बनेंगे, तुतलाक बोलेगा, जो है कक्षा नहीं संभलता है, कक्षा नहीं संभलता है, पकड़ के चलेंगे, कहेंगे डीएम बनेंगे तुमको बताएंगे, है ना? ऐसे बोलते हैं वहां के लोग। रजनीश जी भी हैं वहां के? नहीं, यस सर। वे जो वहीं के हैं। हाँ सर, वहीं के। देखो, ये सब ज्यादा मेजोरिटी बिहार वालों की है। धर्मेंद्र भी वहीं का है। ये सब पहले से तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। अरे वो तो हरियाणा के हैं धर्मेंद्र जी तो। धर्मेंद्र जी हरियाणा से हैं। क्या यार, तुम कभी कहते तो मैं बिहार से हूँ, कभी कहते हरियाणा से। राज खुलेगा उनका। खून बिहारी है, अच्छा, बाकी रह रहे हैं अभी हरियाणा में। नहीं, ऐसा रहते नहीं है। हरियाणा में, रहते हरियाणा में। नहीं सर, वो हरियाणा के ही हैं सर।
अच्छा। यादव जी हैं सर। हम्म 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 अच्छा। यादव हमको ये से तो पता है हरियाणा में रहते हैं, लेकिन हमको लगा कि बिहार से भी। चलो ठीक है। तो ये है आपका मेजोस्फीयर, मध्य मंडल, अगली परत। ठीक, अगली परत आपका मध्य मंडल, जिसे हेट्रोस्फीयर भी कहा जाता है, आल्सो नोन एज हेट्रोस्फीयर, अर्थात शीत मंडल। शीत मंडल भी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि तापमान यहाँ पर इतना ज्यादा गिर जाता है कि -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और गैसेस यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, और यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे ऊंचे बादल पाए जाते हैं, जो टाइनी वाटर वेपर्स दूर दूर तक होते हैं, दूर दूर होते हैं बहुत, लेकिन वो बहुत नीचे से देखे जाने के कारण वो नजदीक दिखाई देते हैं। ये फ्रीज होकर के आइस क्रिस्टल में जम जाते हैं और ऊपर आसमान में तैरते रहते हैं। बहुत टाइनी, बहुत छोटे होते हैं। जब सोलर रेज क्षितिज से, हॉराइजन से इनके ऊपर पड़ती है शाम को या सुबह सुबह, सूर्य निकल रहा होता है डाउन, और सूर्यास्त हो रहा होता है ट्विलाइट के समय, जब क्षितिज से, हॉराइजन से सोलर रेज गिर यहाँ टकरा कर रिफ्लेक्ट होती हैं धरती की तरफ, तो ये हमें दिखाई देते हैं सूरज के ऊपर चमकते हुए मोती की तरह। तो इन्हें पर्ल क्लाउड कहा जाता है। ये लगभग 50 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। पर्ल क्लाउड, मोती मेघ, और इन्हें नॉक्टिलुसेंट क्लाउड भी कहते हैं, हिंदी में निशा दीप्ति मेघ। नॉक्टिलुसेंट क्लाउड या पर्ल क्लाउड, ये बारिश नहीं करते हैं कभी। तो अब इस परत का लाभ क्या है? हर चीज का कोई ना कोई लाभ होता है ना? तो इस परत का क्या एडवांटेज है, क्या कर देती है हमारे लिए? इस परत में जब कोई उल्का पिंड वगैरह, परग्रही पिंड एंट्री मारता है ना, अगर वो कोई उल्का पिंड एंट्री मारेगा यहाँ पर, तो वो जल जाएगा, ठीक है, उसमें आग लग जाएगी तेज फ्रिक्शन के कारण, और वो टूटता हुआ तारा जो तुम्हें दिखाई देता है वो यही है। ये जल करके राख हो जाता है रास्ते में ही। अगर इसका व्यास 1 किलोमीटर तक है, डायमीटर बिलो 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, तब तो ये पूरी तरह से वहीं पर डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा है, जितना पार्ट बचा होगा उतना पार्ट जा करके गिरेगा, धरती पर कहीं ना कहीं गिरेगा। बहुत सारे ऐसे कॉमेट शावर हुए हैं, ज्यादातर पानी में गिर जाते हैं, महासागरों में गिर जाते हैं, कुछ कभी कभार खेत वगैरह में गिरे हुए पाए गए हैं। नुकसानदायक होते हैं, गिरता है तो भूकंप का झटका भी आता है। तो ये था आपका
मेसोस्फीयर, एक पतली परत जो मेसोस्फीयर को स्ट्रेटोस्फीयर से अलग करती है उसे कहते हैं स्ट्रेटोपाज। स्ट्रेटोपाज या समताप सीमा कहा जाता है। इसे स्ट्रेटोपाज या समताप सीमा कहा जाता है। अगला क्या हो गया? अगली परत ये है आयनोस्फीयर, आयन मंडल। ये सबसे गर्म परत होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर देखने को मिलता है। अल्ट्रावायलेट ए बी सब यहाँ पर बहुत तांडव कर रहे हैं, तो इस कारण से इसे थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, ऊष्मीय मंडल, थर्मोस्फीयर। यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्स रेज और गामा रेज रेडिएशन जो सूर्य से आ रही हैं यहाँ पहुंच रही हैं, तो इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाता है, टूटन, वही आयनन। तो यहाँ पर पदार्थ जो अणु हैं, मॉलिक्यूल, वो अपने आयनित रूप में पाए जाते हैं, प्लस माइनस। तो इस कारण से यहाँ पर एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी भी बहती है। द रीजन ऑफ द फ्लो पाथवे फॉर द एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। तो और यहाँ से पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखाएं होकर के गुजरती हैं। इस कारण से इसे मैग्नेटोस्फीयर भी कहा जाता है, चुंबकीय मंडल भी कहा जाता है। ठीक, आयन मंडल या चुंबकीय मंडल भी कहा जाता है। आयनाइजेशन की प्रक्रिया के आधार पर इसे विभिन्न परतों में बांटा गया है। आयनोस्फीयर को 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये जो है बहुत हेल्पफुल है टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए। दूर संचार उपग्रहों की पेरिजी यहाँ पर होती है, ये पूछा गया प्रश्न है। टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की पेरिजी, पेरी मतलब उपभू, जब वो एकदम अर्थ के करीब होंगे तो यहाँ होना उनका जरूरी है, यहाँ पर पाया जाता है। इनके जो आयनाइजेशन इफेक्ट है और जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, रिफ्लेक्ट बैक टुवर्ड द अर्थ, नीचे से जो दूर संचार प्रणाली संभव हो पा रही ना, टीवी देख पा रहे हो, मोबाइल, ये सब, इन सब चीजों में ये हेल्प करता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। अगर ये परत नहीं हो तो आप कुछ भी ना तो आप ऑनलाइन क्लास ले पा रहे होते, ना ही फोन पर बात कर पा रहे होते, ना ही टीवी देख पा रहे होते।
ये सबसे पहली वाली जो परत है इसे कहते हैं, अच्छा इसका जो तापमान होता है ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। विषुवत रेखा के पास इसका तापमान होता है 870 डिग्री सेल्सियस, लेकिन पोल पर इसका तापमान होता है 1470 डिग्री सेल्सियस के करीब। ज्यादा क्यों होता है पोल पर? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की वहां पर ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है और वहां पर ज्यादा मात्रा में चार्ज पार्टिकल इकट्ठा होते हैं, इस कारण से तापमान वहां पर सबसे ज्यादा। इक्वेटर पर तापमान इसका सबसे कम होता है, इसको याद रखना। पहली लेयर है इसकी डी लेयर, ई, एफ और जी लेयर। जो डी लेयर होती है ये सभी लो फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स को वापस लौटा देता है, ठीक है। डी लेयर, डी लेयर मेजोस्फीयर में भी एंट्री मार चुकी होती है, मेजोपाज इसके अंतर्गत आती है, इसका कुछ भाग यहाँ पर भी है, मेजोस्फीयर में भी है, और इसकी ऊंचाई लगभग 90 किलोमीटर तक जाती है, 90 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई जाती है। रात में ये गायब हो जाती है, ठीक है, नहीं सॉरी, दोपहर में 12 बजे से 2 बजे के बीच में जो भी प्रोग्राम इस पर प्रसारित होते हैं वो बाधित हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण जो वेव्स होती हैं वो अपना एनर्जी खो चुकी होती हैं, लो फ्रीक्वेंसी वेव हैं। तो इस कारण से जो भी लो फ्रीक्वेंसी बैंड पर जो भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं वो 12 बजे से लगभग 1 घंटे के लिए तो रोके ही देते हैं, प्रसारण नहीं होता। उस समय तुम रेडियो ऑन करते हो तो खर खर करता रहता है, तो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन इतनी देर के लिए मूक रहते हैं। पहले जब भारत के पास कोई सुविधाएं नहीं थी, है ना, तो और टीवी प्रोग्राम भी चलाए जाते थे, है ना, टीवी प्रोग्राम भी चलाए जाते थे, तो उनमें भी पी करके सीटी और लाल खूब रंग बिरंगी लाइनें आने लगती थी, सतरंगी। कभी तुम लोग इसको महसूस किए हो? तुम लोग तो अब नहीं देख पाए हो, जब तो एडवांस हो गया इससे। रेनबो टाइप छपा रहता था सर, हाँ, रेनबो की तरह वाले कलर छपे रहते थे टीवी पे। हाँ, हरे नीले लाल पीले कलर चलते रहते थे और बहुत तेज आवाज आती थी, टी ऐसे करके, बहुत बुरी सी आवाज। ओल्ड टीवी में आती थी सर वो। हाँ हाँ, वही वाली, हाँ वही वाली। तो ये हो गया डी लेयर। उसके ऊपर है ई लेयर, जिसे कहते हैं, ई लेयर को कीनली हैवी साइड लेयर। कीनली हैवी साइड लेयर कहा जाता है ई लेयर को। ई लेयर वैसे 2 परतों में बटी हुई है। एक है कॉन्टिन्यूअस है, जिसे कहते हैं E2, और एक है जो कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर नहीं है, कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर नहीं है, जिसे कहते हैं स्फेरिडिक ई। स्फेरिडिक ई, असतत ई परत, ठीक। ई लेयर जो होती है ये ज्यादातर चार्ज पार्टिकल को ध्रुवों की तरफ विक्षेपित कर देती है, जिससे कि हमारा बचाव होता है। ई और एफ लेयर दोनों ऐसा करती हैं। चार्ज पार्टिकल जो आवेशित करा रहे हैं उनको डाइवर्ट कर देती हैं ध्रुवों की तरफ, जिससे कि हम बच जाते हैं उनसे, चार्ज पार्टिकल से। लेकिन ये चार्ज पार्टिकल ध्रुवों की ओर इकट्ठा होकर के
ओजोन होल का कारण बनते हैं, ध्रुवों पर हुए हैं जो अंटार्कटिका और आर्कटिक पर ओजोन होल पाए गए। प्लस वहां पर रंग बिरंगे प्रकाश के नजारे देखने को मिलते हैं जिन्हें कहते हैं ऑरोरा। जैसे लग रहा हो भगवान दिवाली पे पटाखे छुटा रहे हों, तो ऐसे रंग बिरंगे नजारे, कभी 5 रंग के सूर्य, ऐसे कुछ देखने को मिलता है, तो उसे कहते हैं ऑरोरा। उत्तरी ध्रुव पर जब ये दिखाई देता है आर्कटिक सर्कल पर, तो उसे कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस, और अंटार्कटिक सर्कल पर जब ये होता है तो उसे कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। ठीक। अब अच्छा, ई लेयर की खास बात यह है कि ये जो है रात में गायब हो जाती है, हालांकि हाई फ्रीक्वेंसी वेव को ये रिटर्न कर देती है, एचएफ, सभी हाई फ्रीक्वेंसी वेव को, लेकिन दिन में रिफ्लेक्ट करती है। रात में इसको क्रॉस करके पहुंच जाएगी, तो ऊपर वाली परत न रात में गायब होती है न दिन में, ये परमानेंट। ठीक, एफ लेयर। और सबसे मोटी परत भी है ये एफ परत। इसे कहते हैं अपलेटन लेयर, सर एडविन अपलेटन के नाम पर खोज करता। ये सभी एचएफ हाई फ्रीक्वेंसी वेव को रिफ्लेक्ट कर देती है। और जी लेयर जो है ये सभी टाइप की जो भी है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव जो कि एफ को पार करके आ गई हैं, उसको भी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, इन सभी फ्रीक्वेंसी की वेव्स को ये जी परत जो है लौटा देती है धरातल की तरफ। इसके ऊपर पाया जाता है एक्सोस्फीयर, लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक चले जाओ। ये कहने मात्र को एटमॉस्फेयर है, बाकी ये कुछ नहीं है। कहीं यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल हैं इतनी दूर दूर हैं, इतनी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं कि कभी भी आपस में टकराते नहीं और सीधे यहाँ से वायुमंडल से बाहर निकल जाते हैं। नाम मात्र का वायुमंडल है, ठीक है। और ये 640 से लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसका कोई अस्तित्व कहने की बात नहीं, ठीक है। हाल ही में एक और चीज खोजी गई, वान एलन बेल्ट, जो कि पाई जाती है 500 से, जो ये वान एलन बेल्ट है, ये बेल्ट है एंटी मैटर की बेल्ट। एंटी मैटर क्या है ये पीछे की क्लासेस में हमने बताया हुआ है, नहीं तो फिर बता देंगे, है ना। 500 से 800 मीटर हमारे मैटर का ठीक अपोजिट होता है। इसका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन निगेटिव। और अगर मैटर एंटी मैटर टच होंगे तो दोनों डिसअपीयर हो जाएंगे। और इस समय दुनिया का सबसे कीमती, मतलब कि 1 ग्राम एंटी मैटर जितना महंगा है उतने में 5 बार हम पाकिस्तान को खरीद सकते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा महंगा है। दुनिया का सबसे कीमती पदार्थ एंटी मैटर है अब, लेकिन ये पदार्थ नहीं है, प्रति पदार्थ है, मैटर नहीं। और यहाँ से जब कोई चीज गुजरने लगती है तो वो खत्म होने लगती, डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो अब ये नया कॉन्सेप्ट आ गया है कि जो ये आते हैं कॉमेट वगैरह, वो कहाँ से डिसअपीयर होते हैं, वो इसके कारण डिसअपीयर होते हैं, ठीक है। अभी ये करंट अफेयर में है, बाकी देशों में तो ये सिलेबस में अपडेट हो गया है। हमारा देश हमेशा शिक्षा उच्छा की नीति में पिछड़ा ही है, तो आएगा 10-20 साल में लोग सिलेबस में कभी डाल देंगे, इनके दिमाग में आएगा। अभी ये करंट अफेयर में है। एंटी मैटर बहुत ही ज्यादा इस समय, और इसको ये इनर बेल्ट है, एक और आउटर बेल्ट भी है, ठीक है। इसे कहते हैं वान एलन बेल्ट। और यहां से बिनने के लिए एक सैटेलाइट छोड़ी गई है, एक स्पेस क्राफ्ट छोड़ा गया है 5 देशों ने मिलकर के,
जो एंटी मैटर को एक्युमुलेट करेंगे। एंटी मैटर की खोज सबसे पहले LHC मशीन में लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में की गई थी, ठीक है, और उसको नाम है पामेला मिशन। ठीक है, पामेला मिशन। पांचवी परत के बारे में क्या बताया था सर? जो ऊपरी परत है सर, उसको क्या बताया था सर? क्या नाम बताया था उसका? एक्सोस्फीयर, सबसे बाहर वाली। जी सर। एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल। इसी के साथ आज का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होता है। धन्यवाद। किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो एक बार फिर सुन लेना। सर, ई परत के बीच वाली जो परत है जो रात को हट जाती है, वो क्यों हट जाती है? नहीं, उसका क्या रीजन है? रात में बिजली लाइट नहीं रहती, सूर्य का प्रकाश। हाँ, ओके सर। तो आयनाइजेशन करने वाला जो कारक है वो नहीं रहता। ठीक है, आप लोगों को शुभ रात्रि। अभी कुछ लोग वापस मिलना, ऑप्शनल वाले, है ना, पानी वानी पी लो, दिमाग ठंडा कर लो।